अस्सलाम वालेकुम एडीबी बच्चे। आज हम अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग कहाँ पहुँच चुके थे, टिश्यूज़ पे पहुँच चुके थे। तो यहीं से स्टार्ट लेते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। टिश्यूज़ क्या हैं, जैसे हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सिमिलर सेल्स जब ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू लूज शीट और बंडल्स फॉर परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन, सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जब सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज कैसे होंगे, वो लूज शीट्स या बंडल्स में ऑर्गेनाइज होंगे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, टिश्यूज़ कहेंगे। और ऑफ कोर्स फिर ये किन ऑर्गेनिज्म में होंगे, जैसे हमने कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बड़ी कॉमन सेंस है बेटा, यूनिसेलुलर तो है ही एक सेल वाला, तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में होंगे, ऑफ कोर्स ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या वो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये उनमें होंगे। ठीक है। टिश्यूज़ की आगे फर्दर कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस की गई हैं कि कौन कौन से टिश्यूज़ हो सकते हैं। एग्जांपल बेटा हमने हर एक की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल ज़रूर तैयार किए, यहाँ भी आप तैयार करेंगी। जैसे मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू को डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं बाकी टिश्यूज़ के साथ, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम कहते हैं दीज आर मसल टिश्यू, क्योंकि उनमें एक सलाहियत होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, यानी वो सिकुड़ते और फैलते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, मूव कर पाती है, तो वो मसल टिश्यूज़ हैं। इसके अलावा सॉरी, बॉडी के तमाम जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं, ऑफकोर्स सिकुड़ने और फैलने से वो बॉडी की मूवमेंट्स बनेंगी। उसके बाद ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का काम क्या होता है, ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रीशंस हार्मोन्स हो सकती हैं, रतूबतें हो सकती हैं, तो ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम लोग आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, मज़ीद समझ आएगा। जाइलम टिश्यू है, ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी पहले जो दो हमने डिस्कस किए वो अमूमन हमने एनिमल के लिए डिस्कस किया, प्लांट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं जाइलम टिश्यू को। जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं वाटर को एंड मिनरल्स को, यानी एक प्लांट के अंदर जब रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को अर्थ से, सॉइल से, तो वो उस वाटर को कंडक्ट करती हैं टू द होल पार्ट ऑफ द प्लांट, जड़ से लेकर ऊपर पत्ते तक, हर जगह तक। तो वो किसके थ्रू कंडक्ट होगा, वो एक पाइप के थ्रू कंडक्ट होगा, जिसको क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैरी आउट ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स और प्रोटीन्स, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके ज़रिए होगा, फ्लोइम से। आप यूँ याद रखें, एफ से बेटा, या फेस से फ्लोइम है और फेस से फूड है। तो फ्लोइम जो है वो किसकी ट्रांसलोकेशन के लिए यूज़ होता है, फूड के लिए, वो फूड शुगर और प्रोटीन्स हो सकती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को। तो बेटा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस assembled टुगेदर। डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन, जैसे मैंने लास्ट फिगर में भी बड़े क्लियर कट अल्फाज में बताया था कि इनके फंक्शंस आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। जो वो असेंबल होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं एक जगह पर एक स्ट्रक्चर बनाते हुए, तो वे एक ख़ास फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं ग्रेट एफिशिएंसी से, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। अब ऑर्गन्स जो हैं उसकी एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम इसको बड़े अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अब वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल बेटा हम यहाँ देख रहे हैं, एक मिनट जी। ये किसको एज एग्जांपल हमने लिया, हमने स्टमक को एज एग्जांपल लिया। स्टमक जो है वो क्या है, एक ऑर्गन के तौर पे फंक्शन करता है। वैसे तो आपको पता है सिर्फ स्टमक ही नहीं है जो ऑर्गन के तौर पे फंक्शन करता है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, हार्ट, लीवर, लंग्स, एवरीथिंग इज़ अ ऑर्गन। ठीक है, ब्रेन एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इनके अपने फंक्शन है। यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो स्टमक ही ले रहे हैं, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि स्टमक में कौन कौन से सेल्स हैं जो कि फ़ंक्शन परफॉर्म करने में हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, या डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से टिश्यूज़ हैं जो फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले जो स्टमक है उसमें हमारा एक होता है प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन होती है फूड की, ये फर्स्ट फंक्शन है। ये हम कुछ यूँ कर लेते हैं, ठीक है, डाइजेशन है ऑफ फूड की जो प्रोटीन पार्ट में होती है, तो फर्स्ट है। सेकंड इसमें क्या है, सिक्रेटरी एपिथेलियम, कौन सा टिश्यू है, जो कि मैंने कहा था ग्लैंडुलर टिश्यू, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है और वो सिक्रेटरी एपिथेलियम बनाता है। एपिथेलियम मतलब उसकी स्किन है, अंदर वाली लेयर ऑफ सेल्स है जो कि सिक्रेटरी है। सिक्रेटरी मतलब जो इखराज करती है, खारिज करती है जूस को, तो वो अंदर वाली लेयर या अंदर वाली स्किन जो है वो जूस खारिज कर रही है। वो कौन सा जूस खारिज कर रही है, गैस्ट्रिक जूस खारिज कर रही है, जो कि इसी प्रोटीन पार्ट को, ऊपर वाले को, कौन से प्रोटीन पार्ट को, इस प्रोटीन पार्ट को ही जिसकी हमने डाइजेशन की बात की, डाइजेस्ट करवाता है। उसके बाद थर्ड वन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड वन में बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं जी, ये कुछ यूँ
जी, क्या था? स्टमक वॉल्स हैव मस्कुलर टिश्यू, उसमें मस्कुलर टिश्यू भी है। तो जो पहले वाले टिश्यूज़ की बात की, मसल टिश्यू दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो सिकुड़ते और फैलने की सलाहियत रखते हैं, वो टिश्यूज़ भी मौजूद हैं। अब देखें, ये ऑर्गन जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ के एंसेंबल होने से बना। डिफरेंट टिश्यूज़ कौन-कौन से हो गए? जैसे मैंने कहा ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ कर रहा है। उसके बाद हमने कौन से टिश्यू की बात की? मस्कुलर टिश्यू, मसल्स टिश्यू की बात की। स्मूथ मसल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। उनका काम क्या है? स्टमक वॉल्स को यही मूवमेंट देना, ताकि वो क्या कर सकें, वो कॉन्ट्रैक्ट हों और रिलैक्स हों। उनके कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स ले होने से क्या होता है बेटा? उनके कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने से होती है मिक्सिंग ऑफ फूड विद द एंजाइम और विद द गैस्ट्रिक जूस। जब फूड उसके साथ मिक्स होता है थायरोली, तो उसके बाद वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। और इसके अलावा वो फूड को क्या करते हैं? मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड। तो यहाँ आपने देखा कि हमने डिफरेंट टिश्यूज़ की बात की जो कि इकट्ठे हुए उन्होंने एक ऑर्गन बनाया, और उन सबका फंक्शन रिलेट करता था। सबका फंक्शन क्या था? डाइजेशन ऑफ फूड था, और उसके लिए उन्होंने अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए। किसी ने जूस रिलीज़ किया और किसी ने उस जूस को मिक्स करने के लिए मसल्स की वॉल को मूवमेंट दी, ताकि वो मूव हो, वहाँ पे हरकत पैदा हो और वो मिक्स हो फूड के साथ, और वहाँ उसकी डाइजेशन हो सके। तो एज इट इज़ दोनों का फंक्शन रिलेट कर रहा है, किस चीज़ के लिए? डाइजेशन के लिए। उसके बाद आ गया ऑर्गन ऑर्गन लेवल की हम बात कर रहे हैं। पहले अभी ये जो हमने बात की स्टमक की, ऑफ कोर्स हमने एक एनिमल के लिए इसकी एग्जांपल ली। अब हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स में बेटा ऑर्गन्स लेस डिफाइंड होते हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी डेफिनेट नहीं होती जितनी कि एनिमल्स में होती है, लेकिन बहरहाल ये ऑर्गन वहाँ पे मौजूद है, इनके फंक्शंस भी हैं। उन्हीं की बेसिस पे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कौन से की बात कर रहे हैं? इनमें रूट्स की बात कर रहे हैं कि रूट्स एक ऑर्गन है और उसका फंक्शन क्या है? रूट के फंक्शंस में नंबर 1 है एंकरिंग द प्लांट, प्लांट को ज़मीन में गाड़ना, स्टोरेज ऑफ फूड। इसके अलावा कुछ रूट्स जो हैं वो फूड को स्टोर भी करती हैं, जैसे कि आप देखें हमारी ये आजकल सीज़न आया हुआ है फिर से स्वीट पोटैटो का, जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं ना, तो वो एक रूट है। और उसमें वो स्वीट पोटैटो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होता है उसका। तो कुछ रूट्स जो हैं वो फूड को स्टोर भी करती हैं। उसके बाद प्रक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, ऑफ कोर्स पानी को और मिनरल्स को रूट्स के थ्रू ही सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो रूट्स का ये भी फंक्शन है। तो यहाँ एक हमने ऑर्गन की बात की जिसके डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ कोर्स वहाँ मौजूद हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद शूट की बात करते हैं। शूट बेटा कहते हैं उस स्टेम को जिसके ऊपर लीव्स भी मौजूद होते हैं। तो शूट याद रखिएगा, एक होता है स्टेम। स्टेम का मतलब होता है ओनली द ब्रांच पार्ट, जिसे हम तना बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेम। लेकिन अगर स्टेम के साथ लीव्स भी मौजूद हैं और फ्लावर्स भी मौजूद हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? एक शूट कहेंगे। ठीक है। तो शूट का काम क्या होता है? सपोर्ट करती है एंटायर प्लांट को। ऑफकोर्स तने का काम क्या है? प्लांट को एक स्ट्रेचर देता है वो, ताकि वो रेजिंग फार्म में रहे। तो ये उसका सपोर्ट करता है। उसके बाद आ जाता है बेटा लीव्स। लीव्स का फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी ऑर्गन है फॉर फूड मैन्युफैक्चर। में पता है लीव्स ग्रीन होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है और फूड बनता है फ्रॉम द सनलाइट, बाय द यूजिंग सनलाइट। तो लीव्स का मेन या बेसिक फंक्शन क्या है? फूड मैन्युफैक्चर। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर्स को। अब फ्लावर्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है बेटा? फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। याद रखिएगा, फ्लावर्स का काम है न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करना। अब रिप्रोडक्शन तो मेरा ख्याल है अब आप फैमिलियर ही हैं क्या है रिप्रोडक्शन का मतलब? अपनी जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। तो इसका काम क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन लेके आना। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम में क्या है? वेरियस ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया गया है। ये एक चीज़ आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो वेल डिफाइंड या वेल डेफिनेट जो है वो सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स में ऐसा कोई रोल नहीं है, सो हम इसे सिर्फ एनिमल्स तक महदूद रखेंगे। और क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलग अलग परफॉर्म होती हैं, प्लांट्स में इतना कोई ख़ास इसका रोल नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा मैं डिटेल से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा डिफरेंट ऑर्गन्स किस तरह इकट्ठे हुए। जैसे आपका देखिए मुंह है, जिसे हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं, जिसके मुंह जिसमें हम अपना खुराक का नवाला डालते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्गन है। अब इसके वो पर्टिकुलर फंक्शन है, हम दांतों के ज़रिए खुराक को चबाते हैं, ज़ुबान के ज़रिए उसमें सलाइवा मिक्स करते हैं, उसको रोल करते हैं। ये सारे फंक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं जो डाइजेशन में ही पार्ट है। तो ये फर्स्ट ऑर्गन। फिर यहाँ से खुराक जो है वो हम निगलते हैं तो वो गुजरती है एक नाली के थ्रू। वो नाली जो है वो सेकंड ऑर्गन हो गया, जिसे हम लोग साइंस की ज़ुबान में फेरिंग्स और उसके बाद एसोफेगस कहते हैं। फिर वहाँ से स्टमक में चली जाएगी। स्टमक के बारे में तो हम पूरा ऊपर पढ़ के आए हैं कि वो एक अलग ऑर्गन है।
स्टमक के साथ बहुत सारे ऑर्गन्स रिलेट हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो सिक्रीशंस भेजते हैं अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अब स्टमक से फूड डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, छोटी आंत में जाती है, वहाँ पे वो सिक्रीशंस आती हैं गॉल ब्लैडर से, लीवर के थ्रू। लीवर अपना जो बाइल जूस है वो भेजता है, पेंक्रियाज भेजता है पैंक्रियाटिक जूस, वहाँ पे खुराक की मुकम्मल डाइजेशन होती है। फिर जो अनडाइजेस्टेड खुराक होगी, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से बेटा वो बॉडी से बाहर रिलीज होने के लिए कुछ टाइम रेक्टम में स्टोर रहता है। ये इतने सारे मैंने नेम लिए, यकीनन आप में से आर्ट्स के बच्चे इतने फेमिलियर नहीं है, लेकिन बेटा आपको समझ आ रही है कि मैं कितने ऑर्गन्स के नेम ले रही हूँ। बक्कल कैविटी हमारा मुंह, उसके बाद एसोफेगस जो एक नाली है खुराक को ले जाने वाली, उसके बाद स्टमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड मैंने कहा इसमें भेजने वाले सिक्रीशंस जो हैं वो लीवर है, जिगर है हमारा जो बाइल जूस भेजता है, उसके अलावा पेंक्रेटिक जूस है। फिर वहाँ से मैंने कहा अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये इतने सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन सिस्टम जो है पूरे का पूरा, इसका फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है, डाइजेशन ऑफ द फूड। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये सब रिलेट कर रहे हैं फंक्शन में एक दूसरे के साथ, और ये क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाईली ऑर्गेनाइज लेवल हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन सिस्टम के बाद बेटा नेक्स्ट इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल एज अ होल ऑर्गेनिज्म। जब हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया आपस में कि जी ऑर्गन सिस्टम है वो मिलेंगे तो फिर क्या बनाएंगे, वो वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स देखेंगे। बड़ी अच्छे तरीके से वाजे करके लिख दिया गया है ऑर्गन्स इन प्लांट, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, ऑर्गन सिस्टम का कोई रोल नहीं है प्लांट्स में। तो ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स। यहाँ बेटा बहुत गौर से पढ़ें और इसको अच्छे से याद रखें। ये एमसीक्यूज बन सकता है या कुछ भी ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा रोटेट करके आपसे पूछा हो, तो आपके पास ये बेसिक नॉलेज, ये समझ होगी तो आप उसको आंसर कर पाएंगी। ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स असेंबल टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं और एक इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्डअप हो जाता है। अब देखें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं एक इंडिविजुअल को बिल्ड करने के लिए, तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद है जिसको हमने अभी डिटेल से पढ़ा। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, बहुत सारे सिस्टम्स इस तरह से, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम ये सारे के सारे आपस में इकट्ठे होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, एक पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम, ठीक है। कितने सारे सिस्टम्स हैं जब मैं नाम लेती हूँ। नर्वस सिस्टम का मतलब है हमारे दिमाग का असाबी निज़ाम, जो हम किसी चीज़ को देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, हमारा दिमाग उसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से फाजिल मादों को खारिज करने का जो निज़ाम है वो क्या कहलाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाएगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हम ब्लड ने हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। इसके अलावा जो फूड डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाना है ताकि वहाँ उसको ब्रेकअप करके एनर्जी बनाई जा सके। तो ये ब्लड का ये काम होता है। तो फिर ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन्स की बात करें अगर प्लांट में, तो आपको पता है लीव्स मिलेंगी, रूट्स मिलेंगी, स्टेम और शूट मिलेंगे, सब इकट्ठे होंगे तो क्या बनाएंगे, एक प्लांट बनाएंगे जो एक इंडिविजुअल है। तो इस तरह से वो होल ऑर्गेनिज्म जो है वो कंबाइन होता है अपने ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम से। फिर उनमें ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ऑर्गेनिज्म के बिल्डअप में। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ऑर्गन्स अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक्टिविटीज़ और फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन से ही परफॉर्म होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने बक्कल कैविटी का काम बाद में कर लूँ, यानी नवाला मुंह में मैंने डाल दिया लेकिन मैं दांतों को ना हिलाऊं, ज़ुबान को ना हिलाऊं, और मैं कहूँ जी पहले मेरे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाए, बाद में क्या है कि बक्कल कैविटी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, इज इट पॉसिबल? कितना नॉनसेंस लगता है ना। ऑफ कोर्स ये तरतीब है, एक कोऑर्डिनेशन है। पहले हमारी बक्कल कैविटी का फंक्शन परफॉर्म होगा, फिर ही फूड कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में, और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और फिर नेक्स्ट सो ऑन जैसे चलता जाएगा। तो एवरी फंक्शन इज़ कोऑर्डिनेटेड हेयर। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के बाद, सॉरी ये, हाँ जी, वेज ऑफ मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बताया हुआ है, इसको एक नज़र देख ले। नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ये एक थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको भी इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है बेटा। बस आप यहाँ पे इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन याद कर लें, इट इज़ इनफ। उसके बाद आ जाए पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। एक पूरा अगर डिटेल टॉपिक आता है तभी ऑफ कोर्स आप लिखेंगे, वरना शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए तो बहुत बहुत अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार, व्हाट इज़ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि सेम स्पीशी, अब जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको मैं फेमिलियर करवा दूं बेटा, स्पीशी क्या होती है। स्पीशी एक किस्म के जानवरों को कहते हैं। जैसे मैं अगर इंसान की बात करी हूँ तो तमाम इंसान एक स्पीशी बनाते हैं,
अगर हम बिल्ली की बात करें तो तमाम बिल्लियाँ एक स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। कुत्तों की बात करें तमाम कुत्ते एक स्पीशी हैं। गाय, भैंस ये सब एक स्पीशीज़ हैं। प्लांट्स की अगर आप बात करती हैं तो सरसों का पौधा एक स्पीशी हो गई और पेटूनिया एक स्पीशी हो गई। इस तरह से आप डिफरेंट प्लांट्स के अगर नाम लेती जाएँगी वो एक-एक स्पीशी बनते जाएँगे। तो स्पीशी क्या होता है? एक ही किस्म के जानदार जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी नई नस्ल पैदा कर सकते हैं, वो स्पीशी है। आप देखिए कितनी कॉमन सेंस की बात है। ह्यूमन और डॉग का कोई आपस में नई जनरेशन बिल्डअप नहीं हो सकती, लेकिन डॉग के साथ नई जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैट के साथ नई जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो वो क्या बनाती हैं? एक स्पीशी बनाती हैं। ठीक हो गया? तो एक सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पे रह रहे होंगे एक वक्त में और एक ही मुकाम पर, तो वो क्या बनाएंगे? एक पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है? जैसे उसने एग्जांपल्स आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, चावलों के खेत में कितने चूहे मौजूद हैं, वो सारे के सारे मिलके एक पॉपुलेशन बनाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बायोलॉजी क्लास या ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, एक शहर में जितने इंसान रहते हैं वो एक स्पीशी हैं। तो पॉपुलेशन क्या हो गया? हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं और वो सेम स्पीशी में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट्स को भी देखने की खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको हम छोड़ते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी पे। ये कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इन सबको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। डिफरेंट स्पीशीज़ की अगर पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठे रहती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ की, याद रखिएगा वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, अगर वो एक जगह पर सेम हैबिटेट में सेम टाइम में मौजूद हैं तो वो क्या बनाती हैं? एक कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे हमने कहा था अभी पॉपुलेशन की डेफिनेशन में कि रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, अगर आपने सिर्फ चूहों की बात की तो पॉपुलेशन है, लेकिन अगर आप पूरी की पूरी इस फील्ड की बात करें जिसमें चूहे भी मौजूद हैं, चावलों के ऑफ कोर्स पौधे भी मौजूद हैं क्योंकि राइस फील्ड है, तो वो भी मौजूद है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे एक ही वक्त में मौजूद हैं। तो वो खुद अगर उनको इकट्ठी उनका जिक्र करें तो वो क्या बनाएंगी? एक कम्युनिटी बनाएंगी। ठीक है? तो इस तरह अगर आप एक फॉरेस्ट की बात करती हैं, फॉरेस्ट में बहुत मुख्तलिफ किस्म के ग्रास है, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो इतनी सारी डिफरेंट टाइप्स की वो किंगडम प्लांटी से बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म के पौधे भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा आपको पता है जानवर भी बहुत सारे होंगे, हशरात होंगे, परिंदे होंगे, तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं? एक कम्युनिटी बनाते हैं। यहाँ से समझ आ रही है? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, ये ज़रूरी नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको छोड़ दें अभी। उसके बाद हम चलते हैं, वैसे एक बार वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता जाती हूँ, कम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होगी? जो नंबर और साइज़ में डिफरेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होंगी, जहाँ पॉपुलेशन कम होगी वो क्या क्या कहलाएगी? सिंपल कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है? उसके बाद जी ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज, यहाँ पे उसको समराइज़ कर दिया गया है। एक नज़र आप देख लें कि अभी बल्कि 2 डेफिनेशंस आपको ऐड करनी होंगी कम्युनिटी के बाद, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर की, वो भी देख लेते हैं। तो ये समराइज़ कर दिया, यहाँ बता दिया पार्टिकल्स जो आपस में इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं, थोड़ा यूँ लिखूँ, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? ये देखें, हम डिस्कस कर रहे हैं जी पार्टिकल्स जो कि मेकअप करेंगे एन एटम का। वो कौन से होंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, जैसे कि वो क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? ये कंबाइन होते हैं और बनाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं किसे? एटम को। फाइन। तो एटम में क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स जो आपस में इकट्ठे होंगे वो एटम बना देंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम है, जैसे कार्बन एटम है, जैसे नाइट्रोजन है और जैसे ऑक्सीजन है। उसके बाद हम डिस्कस करें माइक्रोमोलेक्यूल एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स को, वो आपको दिखा दिया। वाटर इज अ माइक्रोमोलेक्यूल, ग्लूकोज ऑल्सो अ माइक्रोमोलेक्यूल, बट डीएनए इज अ मैक्रोमोलेक्यूल। तो कम्बिनेशन ऑफ एटम से क्या बनते हैं? मोलेक्यूल्स बनते हैं। फिर ऑर्गेनल्स हैं। ऑर्गेनल्स क्या हैं? सेल्स जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने या न्यूट रखता है, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। फिर यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ये सब ऑर्गेनल्स आपस में इकट्ठे होते हैं और सेल बनाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखा दी है नर्व सेल्स की, एक जो असाबी सेल है जो कि नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है, उसकी एक डायग्राम दिखा दी, पार्ट दिखा दिया। उसके बाद देखें बेटा किसकी बात की है? सेल के बाद टिश्यू की बात की है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो एक सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो सेल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नर्वस टिश्यू दिखा दिया, इसमें बहुत सारे नर्व सेल्स इकट्ठे हुए हैं। फिर ऑर्गन की बात करें हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हुए, जैसे कि यहाँ पे आपको ब्रेन दिखा दिया एक ऑर्गन के तौर पर। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो बेटा यहाँ नर्वस सिस्टम दिखाया है जहाँ पे ब्रेन भी है वहाँ, और डिफरेंट नर्व्स भी हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं और पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। उसके बाद ये सब नर्वस सिस्टम्स जो है वो इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखा दिया गया है। उसके बाद सेम ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह पे मौजूद हैं एक, तो वो एक स्पीशी हैं। और इस यहाँ पे स्पीशी की डेफिनेशन भी दे दी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, ये इसको ऐड कर लें, हमारे पिछले डाटा में नहीं थी, तो आप स्पीशी की डेफिनेशन याद कर लें। सिमिलर इंटरब्रेड करने वाले ऑर्गेनिज्म, इंटरब्रेड का मतलब होता है बेटा जो आपस में मिलकर नई पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर रहे हो और इंटरब्रेड कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट स्पीशी मौजूद हैं। अब क्या है, पॉपुलेशन क्या होगी, ये देखें, एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जहाँ पे मौजूद होंगे वो पॉपुलेशन बनाएंगे। उसके बाद ये एक ही स्पीशी के मौजूद हैं तो वो पॉपुलेशन बना रहे हैं। उसके बाद कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़, ये देखें ये और यहाँ ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स और एनिमल्स को इकट्ठा दिखा दिया है। तो जब ये डिफरेंट स्पीशीज़ एक जगह पे इकट्ठी हो गई तो उन्होंने क्या बना दी, एक पॉपुलेशन बना दी। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, दो डेफिनेशंस जो कि पीछे नहीं थी और मैं चाहूँगी कि आप उसको तैयार कर लें। वो कौन सी दो डेफिनेशंस हैं, नोट करें। नंबर 1 है इकोसिस्टम, जो कि हमने पहले फिगर में तो पढ़ी थी, आप वहाँ से भी याद कर सकती हैं और यहाँ से भी तैयार कर सकती हैं। अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, कम्युनिटी जब अपने इन्वायरमेंट से रिलेट कर रही होती है तो वो क्या बनाती है, एक इकोसिस्टम बनाती है। और लास्ट डेफिनेशन किसकी है, बायोस्फीयर की है, जिसमें हमने डिस्कस करना है किसको, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़मीन का वो तमाम हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी अर्थ के पार्ट को दिखा दिया है कि पूरी की पूरी ज़मीन पे जहाँ जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कलेक्टिवली एक स्पेस, एक हम टर्म देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोस्फीयर। तो ये बेटा आज का लेक्चर है। अब आगे आप ज़रा नोट कर लें कि मैंने जितना भी डेटा आपको प्रोवाइड किया है वो डिफरेंट सोर्स से प्रोवाइड किया है, लेकिन वो सारे का सारा इसी एक टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ देखें, सेवरल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड, अगर आप नोट करेंगे ये देखें, सेवरल लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो टर्म्स में से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो है उसमें सारा का सारा वही। अगर आप नोट करेंगी तो क्या क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन के बारे में बताया है, कम्युनिटी के बारे में बताया है, इकोसिस्टम के बारे में बताया है, बायोस्फीयर के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये सारे का सारा वही डाटा है जो आप लोगों का आज के टॉपिक से रिलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था एक्चुअली, क्या था, ऑर्गेनिज्म हैज़ सेवरल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ चेक कर लें आप, क्या बताया हुआ है, एटम, मॉलिक्यूल, और ये यहाँ पे कहीं सेल भी होगा, और टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के बाद टिश्यू के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारा वही है जब हम पढ़ के आए हैं, बट ये डिफरेंट रिसोर्स से मैंने लिया है ताकि आपके जो वेरिएंट नोट्स हैं वो वेरिएट करें एक दूसरे से। ये देखिए कितनी अच्छी एक फिगर है जिसमें हमें सारा दिखाया है कि एटम्स हैं और एटम्स के मिलने से मोलेक्यूल बने, और मोलेक्यूल्स के मिलने से मोलेक्यूल्स बने हैं, और मैं ज़रा कुछ पेन ले लूँ आपके लिए। ये मोलेक्यूल्स बने और मोलेक्यूल्स के बनने से टिश्यूज़, और टिश्यूज़ के मिलने से ये सेल ऑर्गेनेलिस के मिलने से सेल बना, सेल के बनने के बाद ये देखिए ऑर्गन बना, ऑर्गन से ये ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बिल्ड हुआ, इंडिविजुअल जब इकट्ठे हुए एक ही स्पीशी के तो पॉपुलेशन बनाई, डिफरेंट स्पीशीज़ के इकट्ठे हो गए तो फिर उन्होंने क्या बना दी, कम्युनिटी बना दी। और कम्युनिटी ने जब अपने इन्वायरमेंट से वाटर दिखाया है और ऑफकोर्स सारे का सारा एक इन्वायरमेंट दिखा दिया, उनसे रिलेट किया उन्होंने, तो क्या बना दिया, इकोसिस्टम बना दिया। और फिर देखें पूरी की पूरी अर्थ में जहाँ जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, अगर उन्हें कलेक्टिव टर्म दी हमने तो उसे क्या कह दिया, बायोस्फीयर कह दिया। तो ये एक बड़ा ही अच्छा इलुस्ट्रेशन है जिसको यहाँ शो किया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने के लिए। तो आप ये इसको यहाँ से तैयार कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, मैंने एक सेकंड बुक से जिसकी मैंने सबसे पहले फिगर आपको दिखाई थी वहाँ से भी ये डाटा आपके साथ शेयर किया है। एंड अगेन ये सारे का सारा वही डाटा है, बस वर्ड्स चेंज हैं और अंदाज़ है लिखने का ताकि आपकी समझ भी बेहतर हो और इसके अलावा आप अपने नोट्स बेहतरीन तैयार कर सकें। यहाँ आप चेक करें, अगेन वही सारा डाटा है, एटम्स के बारे में बता दिया है, ये ठीक है, किसके बारे में बताया, एटम्स के बारे में बताया, फिर उसके बाद मोलेक्यूल्स के बारे में बताया, सेल के बारे में बताया, ऑर्गेनिज्म है, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन है। ठीक है, तो आप यहाँ नोट करेंगी तो ये सारे का सारा क्या है, वही डेटा है जो आप लोगों के
साथ मैंने शेयर कर लिया है। तो ये सारा, उसके बाद ये मज़ीद एक और सोर्स से मुझे ये डाटा मिला तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। यहाँ देखें अगेन एटम्स, मोलेक्यूल, तो ऑर्गेनिज़म, तो ये एक नेक्स्ट बुक जो है ये सोर्स था। तो जहाँ तक बेटा मेरे पास अवेलेबल था डाटा, जितने सोर्स से मुझे मिला मैंने सारा आपके साथ शेयर कर लिया है। एंड होप सो आप सभी को पढ़ेंगी, अच्छे से अपने नोट्स तैयार करेंगी और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लेंगी। फ़ी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी।